फिर फोर्थ हो गया. So in this one, basically what we are doing simply that is we are taking an overview of class 11th mathematics. तो देखो NCERT का कवरेज जरूरी है. Additionally आप RD करना चाहे तो कर सकते हैं. And this is core maths, not applied maths. Those who are watching this video, so I am simply telling you about the chapter's name because मेरा class 11th में maths था कॉमर्स के साथ. तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने मैथ्स चूज किया था. मैथ्स में भी कोर मैथ्स था मेरा पर्टिकुलरली. तो वी आर डिस्कसिंग दिस. देखिए अब इसमें क्या है कि देखो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो किससे रिलेट करता है. तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो सेट्स है. यहाँ पे ये पता नहीं इसमें क्या एरर आ रही है, बट मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ. देखिए चैप्टर नंबर 1 जो है सिंपली वो डिस्कस करता है अबाउट दी सेट्स के बारे में. तो चैप्टर नंबर 1 इज सेट्स. उसमें सिंपली इंट्रोडक्शन है. आर यू एंड while recording this lectures I have 11th class student also with me. So are you hearing me? Am I audible to you? What? Am I audible to you? Then what are you doing? You must concentrate what I am simply talking here about because I am simply explaining the topics, that how the chapter will proceed. Obviously I am talking to you. Please put off your headphone and try to listen what I am simply saying to you. Class 11th, attention. देखिए simply I am not just recording this screen. I am tell you about the core curriculum of which is in core maths basically. So if you have whether you are science student or common student, because since this is the core maths, so this is common for all the students. This first chapter we have sets. Am I audible to you? Okay. So we have chapter number 1 that is sets. Sets में what we need to do is देखो जब तुम्हारा फर्स्ट जो यूनिट टेस्ट होगा विच इज आई थिंक 40 मार्क्स का होगा. आई डोंट नो अबाउट द सेम मोर डीपली बिकॉज मेरा वो जो फर्स्ट यूनिट हमारे 3 यूनिट टेस्ट होते थे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, देन हाफ ईयरली एंड देन एनुअल एग्जामिनेशन. तो ये एग्जैक्टली चलता था. क्वार्टरली भी 40 मार्क्स का ही होता है ना, तो वो वन एंड द सेम, उसे आप क्वार्टरली नेम दो या यूनिट टर्म नेम दो. तो हमारा सिंपली क्या होता था, पहले यूनिट 1 होता था, देन यूनिट 2 होता था, उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम्स होते थे, उसके बाद हमारा यूनिट 3 होता था एंड उसके बाद हमारा एनुअल एग्जामिनेशन होता था. तो हमारा यूनिट 1, 2 और 3 वो 40 मार्क्स का होता था. हाफ ईयरली हमारा 100 मार्क्स का होता था एंड एनुअल एग्जामिनेशन भी 100 मार्क्स का होता था. अब यहाँ पे मैं सिंपली ये बता रही हूँ कि टॉपिक में क्या क्या है. तो देखो टॉपिक में क्या है वो एक्सप्लेन नहीं करी हूँ. दिस इज एन ओवरव्यू वीडियो फॉर ऑल दी class 11 student whether they are in science or maths. Science they are in PCM में हो या फिर कॉमर्स के साथ मैथ्स में हो, because this is the core maths topics. So chapter number 1 that is introduction है, then sets and their representation, then the empty set, then finite and infinite set. उसके बाद we have उसके बाद वी हैव इक्वल सेट, उसके बाद वी हैव सबसेट, उसके बाद यूनिवर्सल सेट, देन वेन डायग्राम. वेन डायग्राम जो है आप फर्दर जो आगे पढ़ोगे, वेन डायग्राम हमेशा जो भी लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम होता है, चाहे वो कैट हो, चाहे वो नेट हो, या फिर चाहे वो बैंकिंग एग्जामिनेशन, ज्यादातर ये जो टॉपिक है ये सेम रहते हैं. तो बेटर है आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे जितना डिटेल डिस्कशन होता है उतना फर्दर आगे भी कोई पढ़ाता नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ एक यूनिट होती है तो उस पर इतना कोई ध्यान नहीं देता है. तो यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं. उसके बाद वी हैव ऑपरेशन ऑन सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. तो चैप्टर 1 आई में से ये पूरा आपके लिए नया है. सेट आपको इससे अच्छे से पढ़ना चाहिए. जब टीचर पढ़ा रहा है तो ट्राई करना चाहिए कि आप डेली का डेली पढ़ो, बिकॉज कहीं ना कहीं जाके हमें ये ज्यादा हेल्प करता है. बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आप बाद में पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है. आपको एनसीईआरटी के लॉजिक्स भी समझने में डिफिकल्टी हो सकती है अगर आपको लॉजिक्स वगैरह क्लियर नहीं है. तो मेक श्योर कि आप यू आर पेइंग फुल अटेंशन इन योर क्लास. डू नॉट
गेट डिस्ट्रैक्टेड विथ एनीथिंग इन योर क्लास। एंड ये चैप्टर काफी कंसेप्चुअल है, इसमें आपको ऐसा लगेगा डिजिट्स नहीं है, बट ये जो रूल्स और जिस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, तो आई मेक श्योर कि जब भी आप पढ़ रहे हो स्कूल में, जब भी आपके टीचर्स इसे पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लो। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज क्लास 11th है, 10th पास करके आए हो, आप इतना स्टार्टिंग में टेंशन मतलब नहीं कर पाते हो। और ये देखा जाए तो लॉजिकली बहुत से लॉजिकल चैप्टर है, आप वेन डायग्राम्स बनाओगे आपको मजा भी आएगा। आप एनसीईआरटी के सम सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, और आपको एडिशन प्रैक्टिस चाहिए तो आप आर डी शर्मा सॉल्व कीजिए, या एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो भी आपके स्कूल में बोला गया है उसे रेफर कीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है रिलेशन एंड फंक्शन, दैट इज चैप्टर नंबर 2। एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, गुड। सो सेकंड जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है हमारा, दैट इज द रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन में देखा जाता है कि रिलेशन कंपैरेटिवली थोड़ा इजी पड़ता है, और फंक्शन थोड़ा सा और थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। बट फिर से मेरी यही एडवाइस है कि मैथ्स को डेली, मतलब बाकी सब्जेक्ट से, अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स है तो आप मैथ्स और अकाउंट्स को डेली कीजिए, और बाकी सब्जेक्ट जैसे बिजनेस स्टडीज उसको इतना रेगुलरली पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। बट आप चाहे तो हर सब्जेक्ट को 1 1 आवर या 30 मिनट्स अलॉट कीजिए, और मैथ्स और अकाउंट्स को थोड़ा सा प्रायोरिटी पे वेटेज देते हुए। तो मतलब आपको डेली का डेली पढ़ना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट को डेली का डेली पढ़ना चाहिए। ज्यादा मत पढ़ो पर डेली पढ़ो, ये यही प्रिंसिपल आपको और ज्यादा आगे ले जा सकता है। उसके बाद क्योंकि ये तो टॉपिक्स है, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स लगेंगे आई थिंक, बिकॉज मैंने इन्हें पर्सनली पढ़ा है, तो मैं खुद से इन्हें पढ़ रही थी। तो पहले हो सकता है मैंने स्टार्टिंग में, मैं न्यू स्टूडेंट थी क्लास 11 में, मेरा कुछ मिस आउट भी हो गया था, मैंने स्कूल चेंज किया था, तो वो मेरे स्टार्टिंग के चैप्टर इतने अच्छे से हुए नहीं थे। फिर मैंने जब फर्दर स्टडी करी थी तो मुझे समझने में काफी डिफिकल्टी हुई, काफी ज्यादा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप इन्हें डेली पढ़े, और ये जो है ये थोड़ा आपका टाइम मांगेंगे तो आपको देना होगा। तो इंट्रोडक्शन है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स है, देन रिलेशन है, देन फंक्शन है। तो जब टीचर इन्हें आपको पढ़ा रहे हो तो आपको भी साथ के साथ पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद तो जो चैप्टर इजी होगा मैं आपको बताऊंगी कि वो जेन्युइनली इजी भी है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो क्लास 11 की बात करें तो 11 में वी हैव इंट्रोडक्शन, देन एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। तो क्लास 10 में तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, बट वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी बोल सकते हैं हम। अब यहाँ पे थोड़ा लेवल बढ़ेगा, और क्लास 11 में तो आई थिंक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे दीजिए। और आपने ये कहीं ना कहीं क्लास 10 में पढ़ा है तो आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट फील हो सकता है, बिकॉज ये न्यू नहीं है, ऑल टॉपिक का आगे का वर्जन है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये थोड़ा आई थिंक ठीक ठाक है। इंट्रोडक्शन, देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इस प्रोसेस की वजह से आपको ये थोड़ा सा ब्लर दिखेगा आई नो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में व्हाट वी ऑल हैव algebra of complex number, then the modules and the conjugate of complex number. Then another thing, that is argand, plan and polar representation. तो ये चैप्टर ठीक है, रिलेशन फंक्शन और सेट से तो थोड़ा इजी लगेगा आपको। फिर लीनियर इक्वलिटीज में आई थिंक आपको ग्राफ वगैरह प्लॉट करने होते हैं, तो ये थोड़ा स्कोरिंग होता है, बट इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो थोड़ा ध्यान लगाना। लीनियर इनइक्वलिटी इंट्रोडक्शन, इनइक्वलिटीज, एल्जेब्रिक। उसके बाद हमारे पास क्या है कि algebraic solution of linear inequalities in one variable and their graphical representation। तो ये जो चैप्टर है आपको फुल ऑन फुल मार्क्स दिला सकता है। मेक श्योर यू आर पेइंग अटेंशन इन योर क्लास, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, ग्राफ प्लॉट कीजिए, आ जाएगा। उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये वाले जो चैप्टर होते हैं ना, ये बहुत ही हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले चैप्टर होते हैं। मतलब आपको पता है कि इसमें क्या हो रहा है, परम्यूटेशन बनाया, सिटिंग अरेंजमेंट बनाया, सर्कुलर बनाया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बट एग्जामिनेशन में आपको इसकी बहुत इनफ प्रैक्टिस चाहिए होती है, और अगर क्वेश्चन नया आता है तो इसे करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और ये जो चैप्टर है ये फर्दर आगे आपके करियर में भी काम आते हैं, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह देते हैं तो इसे भी अच्छे से पढ़ना है आपको।
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किस तरीके से होने वाला है। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, आई थिंक ये तो इजी था। इंट्रोडक्शन बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस। तो ये आपको कंपैरेटिवली इजी लग सकता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बाइनोमियल थ्योरम के केस में। सिंपली कॉम्बिनेशन बनते हैं एंड यू विल मैनेज दिस चैप्टर। देन अगेन सीक्वेंस एंड सीरीज, तो एपी जीपी में भी आपको जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो जो हमारा एपी जीपी वाला चैप्टर है इसमें इंट्रोडक्शन, सीक्वेंस, सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से तो इजी है क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज और पैटर्न्स आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको अल्टीमेटली आप इससे सॉल्व कर पाओगे। और आपने कहीं ना कहीं एपी तो पढ़ा है और जीपी भी आप पढ़ लोगे, तो ये चैप्टर आप सही से कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रेट लाइन में इंट्रोडक्शन, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। तो बस इसमें इक्वेशंस वगैरह का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंड ये चैप्टर भी हो सकता है। उसके बाद कॉनिक सेक्शन में इंट्रोडक्शन, सेक्शंस ऑफ अ कॉन, सर्कल, पैराबोला। यहाँ पे कुछ जो नए चीजें आप पढ़ोगे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये थोड़ा आपको नया पढ़ने को मिलेगा। बाकी ठीक है ये चैप्टर। उसके बाद हमारा आ जाएगा नेक्स्ट आएगा चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन, देन ये 12 चैप्टर दिख रहा है। ओके, 11 चैप्टर में वी हैव 11 चैप्टर में वी हैव, am I audible to you? Okay, so 11 चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन, coordinate axes and coordinate planes in a three dimensional space, coordinates of a point in a space, distance between 2 point। तो ये ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स है। देन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, 11 क्लास में तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में थोड़ा बहुत ही, 12th में तो आपको भर भर के मिलेगा। तो 12th में भी मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ आइडिया हो जाएगा, इंट्रोडक्शन, इनिशिएटिव, आइडिया ऑफ डेरिवेटिव्स, लिमिट्स, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड डेरिवेटिव्स। उसके बाद यू हैव स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है, इंट्रोडक्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सबसे इजी मैं चैप्टर बोलूंगी अगर क्लास 11 का कोई चैप्टर है तो वो है स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ना है, रेंज पढ़ना है, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये चैप्टर आप इजीली पढ़ सकते हैं। डोंट डू दिस, ओके, व्हाई आर यू डूइंग दैट? तो जो सबसे इजी चैप्टर है क्लास 11 का वो है स्टैटिस्टिक्स। बट आपको क्या है कि जो आपको क्वार्टरली एग्जाम्स वगैरह देने पड़ेंगे उसमें ये आएगा नहीं, तो आपको ये एनुअल में हेल्प करेगा क्योंकि ये पीछे का चैप्टर है तो ये पीछे ही आएगा। एंड उसके बाद आता है हमारा चैप्टर, तो स्टैटिस्टिक्स तो आपको क्या है कि इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा, तो एक जगह पढ़ोगे दो जगह का काम हो जाएगा। तो समझ आ रहा है, टू बेनिफिट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है देन कम्स द प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, इवेंट एंड एक्सोटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए बोलूंगी कि मतलब उसमें बहुत ही ज्यादा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल चाहिए होता है, अगर आपके पास है तो वो आप मैनेज कर पाओगे, वरना बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके बाद जो दूसरे चैप्टर्स हैं तो 3-4 चैप्टर तो थोड़े लॉजिक मतलब थोड़े हाई लेवल वाले हैं, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ प्रोबेबिलिटी, देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, रिलेशन फंक्शन और सेट्स वाला भी थोड़ा सा इजी तो है बट आपको थोड़ा नो और ज़्यादा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा तब जाके आप इन चैप्टर को हैंडल कर पाओगे। और उसके बाद तो ये चैप्टर्स वगैरह सब इजी है, आप यूट्यूब की रिविजनरी वीडियोस के हाथ से लेके सब कुछ कर सकते हो, 100 और 100 मार्क्स भी ला सकते हो, चाहे वो कोर मैथ्स हो या अप्लाइड हो। अप्लाइड में तो आते हैं बट कोर में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, और इवन बच्चों के 95 तो ईजिली आते हैं। तो बस प्रैक्टिस के साथ अकाउंट्स और मैथ्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हुए यू कैन easily handle each and everything. So now Garvit will tell me about the chapter names. And simply गर्वित का फेस नहीं रिवील होगा यहाँ पे, बट वो हमें चैप्टर के नेम वगैरह सजेस्ट करने वाला है। एंड आई हैव 11th क्लास स्टूडेंट, तो मैं उसको भी पढ़ा रही हूँ, साथ में आपको भी पढ़ा रही हूँ, तो हमें बताएगा वो
कि कैसे क्या रहने वाला है चैप्टर्स के नेम. Don't reveal your face here because you're a student. Okay. So, Okay, let me tell all you. chapters you have to tell all the student of class. You have to tell about all the chapters of class. No, you stay there only, and you tell about all the chapters. Which class 11 student need to read, and Garvit will taught you further in subsequent videos about the relation functions, sats, all the chapters you have, all the 14 chapters I may say. And now over to Garvit. Actually, all chapters are too easy. First chapter, the sets is very easy. About the chapters के अंदर क्या है, all the content to be till to the extent Garvit have read the chapter because you have chapter number 1 that is the sets. Yes, Garvit will tell you about the set also, and chapter number 2 relation function. Garvit already have done these 2 chapters. Yeah. Correct? Yes, and the sequence in series is also APGP is too easy because AP we already studied in class 10th, and GP is new, but it is also easy like AP because its formula are something related to AP, and AP is very easy as we studied in class 10th. And the other chapters like trigonometric functions, complex numbers, and quadratic equations are small difficult, but we can manage in class 11th. Then linear inequalities, permutation combinations, binomial theorem. These I also don't know. It can be easy or hard. That I need to study first. Then conic section is easy. Straight line is easy. Introduction to three-dimension geometry is very easy. Limitations and derivatives is easy. Statistics we know very easy. Probability, and that's it. So, Garvit, I want to tell you that each chapter is easy if you devote sufficient time to that particular chapter. So, if some chapter need your 4 hours and some chapter need your 2 hours, or some chapter needs your 8 hours, if you give and devote sufficient time to itself, to that, some chapters are logically somehow complex, but if you solve it properly, you have to understand the pattern, the chronology. If you do this that way, then all student you can simply achieve good marks in core mathematics I may say. And now I want to ask Garvit that what you have learned in chapter number 1, that is sets. In the chapter number 1 sets, I have learned the all types of sets like empty set, finite and infinite set, equal set, subset, universal sets, Venn diagrams, operations on sets, and uh, complement of a set, in which operations of set is very difficult, so you must understand it deeply because the more questions are from this topic. And complement of set is also some difficult impurities because it has some difficult questions, and other than all are easy. Garvit, I want to ask you that what you have learned in the Venn diagrams. Since sets, as we proceed for sets start with the basics and basics to advanced, then we understand the things. And after this, all theories of a set, we understand the practical, no, the you have given the scenarios about the Venn diagrams. You have to draw the Venn diagrams and try to answer and figure out some figures which are missing in the questions, which you need to compute in digit as well. So what you all understand in Venn diagram, what is a correct approach to learn more about the Venn diagrams as a student, because you are simply studying right now, and as a class 11 student, what you all understand in the same? Actually, Venn diagram is very easy because it is all related to the roster and set builder form of the sets, because it's just a diagram like we just need to draw with the help of the code line of roster form and set builder form of the set. According to me, you have read till now chapter number 2 as well, that is the relation and function. So, what the complexity you find in these chapter which you think that you are not getting properly?
or whether you have completed this chapter or you're still studying this chapter at your end, not from teacher's side. Actually, I studied the relations completely. That is too easy, and the Cartesian product of sets is also too easy. But in the functions, the 10 types of functions in which their diagrams and their graphs is hard, but it is easy because all are same, similar to each other. Garvit, will you cover all the things at your hand because you do not go to any coaching according to me till now? So whether you will manage your class 11 maths at your own end, what do you think that which teachers you find suitable? They explain everything so precisely, which you find meaningful to your class 11 preparation for mathematics, core maths. Actually, I studied only 3 to 4 chapters in the school, and I didn't start it at home, so I can't say that I will manage it by myself. But Do you find I any meaningful resources on YouTube which eventually help you in practicing? yes, Can I know the name of teachers which you find worthyful to you, which eventually help you while preparing your class 11 mathematics? yes, I studied with Akshay sir and Sobit sir. They will teach me very easily and clear all doubts of me. What platform they are, whether they have a particular platform means their own channel name, how student will find Shobit sir or one more teacher was? Which teacher you are talking about? Okay, Akshay sir. So Garvit is simply saying that he found some meaningful videos for class 11 mathematics, core mathematics, Shobit sir and Akshay sir. And the platform, Garvit is not very sure about which platform, which channel they. I know. Which channel? Actually, the Sobit sir They are from teaches on PW? the Sobit sir teaches on next toppers Okay, the one teacher is from Next Toppers channel and another one on PF. on PW and another faculty of PW. So Garvit simply taking the help without going to the coaching because ideally Garvit has not that much time to go to coaching to schools and it's quite difficult to manage both the things. So he is referring the online content so that it may be more convenient. Okay, so Garvit will let you know about further things. He will explain you about as a student, obviously not as a teacher, but he explained you about the chapter number 1, that is SAT, chapter number 2, relation and function. So in next video Garvit will be uploading some chapters as a student, so it will be no how he is preparing for his class 11 mathematics, and he will tell you about his plan, the resources he is using, so it will quite helpful to you as well. Since I am from also 11th class, I was actually I had mathematics in my class 11, so I know that how the sequence are going through and what actually he is reading. I am also trying to give my time to that particular. For further things, I will let you know. So this video is till now, and I thank to Garvit for providing such meaningful information. All right. Bye bye.